गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। आज मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप का इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इंट्रोडक्शन बताया था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और डिफिनेशन को बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख भी दिया था। तो आज मैं पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप जो है उसके बारे में क्या बताया था। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, पिछले क्लास में बताया था। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव, है ना। क्या मैंने बोला? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, है ना, बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विथ प्रॉफिट मोटिव। इसका हिंदी क्या हुआ? साझेदारी व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है ना, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कानूनी व्यापार किया जाता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात जो है, लाइन को पढ़ा, उस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्या है कि इसमें दो व्यक्ति होना चाहिए। साझेदारी व्यापार में कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। पहला उस लाइन से पता चला। दूसरा पता चला कि ये एक समझौता है, एग्रीमेंट है। यानी पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता है ना। जब दो व्यक्ति मिलकर, कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। साझेदारी व्यापार कहलाने के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है, एटलीस्ट टू मेंबर्स, है ना। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कानूनी व्यापार करते हैं लाभ कमाने के लिए, तो ऐसे व्यापार को साझेदारी व्यापार कहते हैं। बहुत अच्छा समझ गए होंगे मेरे दो बातों से। इसमें दो व्यक्ति का होना है, दो मिनिमम टू, है ना, और होना जरूरी है। साझेदारी व्यापार में मिनिमम टू पार्टनर्स, मैक्सिमम मिनिमम टू पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स का उल्लेख नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, है ना, उससे अधिक नहीं। और ये लाभ कमाना, इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, है ना। ठीक है। लाभ कमाने के लिए व्यापार, लाभ कमाने के लिए बिजनेस किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ए और बी सी तीन पार्टनर है, इन लोग एक बिजनेस को ऑपरेट किया और बिजनेस से जितना इनकम हुआ उसको कोई धर्मशाला में दे दिया, है ना, कोई मंदिर में दे दिया, कोई मस्जिद में दे दिया कि आप इस पैसा से लोगों का वेलफेयर कीजिए, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना है बिजनेस के माध्यम से, है ना। और ये भी बताया गया कि कानूनी व्यापार करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लो कि ए बी सी तीन पार्टनर मिला और तीनों पार्टनर मिलकर कोई स्मगलिंग, कोई अवैध काम करे जिसको सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, इलीगल घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे व्यापार को साझेदारी व्यापार नहीं कहते हैं, है ना। और पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखिएगा, और सेक्शन 4 में ही सारी पार्टनरशिप का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ लिखा था डिफिनेशन वगैरह, तो आप सुन के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर बोर्ड में टाइप भी करता हूँ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर थोड़ा सा टाइप कर दीजिए ताकि हमको फिर कॉपी में उतारने में बड़ा आसानी होता है। तो टाइप करते समय और बोलते समय, दोनों एक साथ करते समय पढ़ाना काफी दिक्कत होता है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है ना। तो चलिए मैं आपको आज कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दबाएं और उसमें ऑल में कर दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। और मेरे वीडियो को आप लोग सुन नहीं रहे हैं, अंत तक सुनिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाते रहता हूँ, है ना, खूब मेहनत से बना रहा हूँ, और आप भी सुनिए, ठीक है। सुनकर कॉपी में उतारिए, और जो समझ में नहीं आता है, मैं तो अपना फोन नंबर भी देता हूँ, आप फोन करके हमसे पूछ भी सकते हैं, या मेरे बताने में जो त्रुटि है उसको भी मैं सुधार सकता हूँ। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिए, है ना, और कॉपी में उतारिए। तो आज मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाऊंगा, है ना। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो सभी स्टूडेंट ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे।
तो पिछले क्लास में से मैंने पॉइंट लिख दिया था, लेकिन मैं प्रॉमिस किया था कि नया वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले अपने कॉपी में आज का डेट लिखिए। डेट आज का क्या है, लिखिए आज है 29 जनवरी, 29/1/2022। ठीक है। सब्जेक्ट में डाल दीजिए, आप लोग स्टूडेंट लिखे सब्जेक्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बीओ मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और टॉपिक लिख दीजिए, आज का टॉपिक लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ऑफ पार्टनरशिप को मैं पढ़ा रहा हूँ आज, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और प्रोफेसर नेम में लिख दीजिए मेरा नाम, नेम ऑफ प्रोफेसर। ठीक है। ठीक है। dr.md.रेहान। ठीक है। और मोबाइल नंबर भी दे दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा बेटर तरीके से। ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है इससे बना, DRMD रेहान, DRMD रेहान। ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आप आप मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को सुने। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर विषय का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स भी मेरा वीडियो बहुत शानदार वीडियो रहेगा, और आप मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट कीजिएगा, है ना। और मेरे बताने में अगर किस तरह का मिस्टेक होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस मिस्टेक को फिर दोबारा सुधारने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले लिखिए, आज का टॉपिक यही है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखिए, कॉपी खोलिए, है ना। CHARACTER, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसको और फीचर्स भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? फीचर्स भी। और है ना, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो विशेषता, इसका हिंदी क्या हुआ? साझेदारी के लक्षण अथवा विशेषताएं, है ना। इसका हिंदी क्या हुआ? साझेदारी के लक्षण अथवा विशेषताएं। तो सबसे पहला इसको आप ऐसा कीजिए, है ना, इसको 1 नंबर में ऐसा डाल दीजिए, इसको A नंबर में डाल दीजिए, इसको A डाल दीजिए। ठीक है। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, वैधानिक लक्षण क्या होता है उसको लिखिए। स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं आएगा इसमें पूरा, इसको कॉलम तोड़ेंगे। ठीक है। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो है उसको लिखिए, ये इसी को समझाएंगे आज। ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, एटलीस्ट 2%, सबसे जरूरी बात है जो अभी पढ़ा था, मैंने बोला था ना। ठीक है। एटलीस्ट, एटलीस्ट 2%, सबसे जरूरी बात है। पार्टनरशिप के बारे में मैंने पढ़ा कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस। तो पार्टनरशिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला मैं वैधानिक लक्षण के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट में पढ़ा कि एटलीस्ट 2%, जो मैंने लिखा है एटलीस्ट 2%, यानी कि दो, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना चाहिए। साझेदारी व्यापार कहलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है।
2 पर्सन्स, 2 मेंबर्स, 2 पार्टनर्स, ठीक है। साझेदारी होने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 व्यक्ति हो तभी वह साझेदारी व्यापार कहलाएगा। एक व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं तो ऐसे व्यापार को साझेदारी व्यापार कहते हैं। साझेदारी व्यापार कहलाने के लिए लाभ का होना जरूरी है और कानूनी व्यापार का होना जरूरी है। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी व्यापार कहलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी व्यापार का जो विशेषता है 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए। ओके, और मैक्सिमम के बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत क्या है कि मैक्सिमम 50 होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखिए एटलीस्ट 2% तो हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोग को कि 2 व्यक्ति का होना जरूरी है तभी साझेदारी व्यापार कहलाएगा, है ना। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। एक मिनट, इसको नीचे ही लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट लिखिए, ओनली लीगल बिजनेस, ओनली लीगल बिजनेस, ओनली लीगल बिजनेस, ओनली लीगल बिजनेस। इसका हिंदी का हुआ वैध कारोबार का होना, वैध कारोबार का होना, किसी वैध कारोबार का होना। ओनली लीगल बिजनेस का मतलब किसी वैध कारोबार का होना, यानी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो कानूनी व्यापार हो, लीगल बिजनेस हो, है ना। इलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, साझेदारी व्यापार नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने बताया कि ABC 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, है ना, जो सरकार के द्वारा वैध करार नहीं दिया गया है, इलीगल घोषित किया गया। तो इस तरह ABC के द्वारा किया गया कार्य को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जरूरी है कि ऐसा व्यापार किया जाए जिसको सरकार द्वारा मान्यता दिया गया हो, है ना। इसको करने से कोई पुलिस का कंसेप्ट नहीं आया, केस मुकदमा वाला कंसेप्ट नहीं आया, है ना। ठीक है ना, जिसको कि आप आराम से व्यापार कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे व्यापार में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां पर पुलिस कोई अड़चन नहीं अड़ाएगी, क्योंकि वो सरकार के द्वारा परमिजिबल है, वैध घोषित किया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो साझेदारी व्यापार कहलाने के लिए जरूरी है कि वो कानूनी व्यापार हो। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट लिखिए, आप लोग थर्ड पॉइंट, है ना। आज का थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिए, है ना। एग्रीमेंट, है ना। ठीक है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का हिंदी हुआ समझौता। साझेदारों के बीच में एक साझेदारों के बीच में समझौता होना चाहिए, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति का पूंजी लगा हुआ है, तो इन लोग को चाहिए कि दोनों व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होगा। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ए और बी मान लो पूंजी लगाया, अब ये लोगों के बीच में ए का भी कैपिटल है 1 लाख, बी का भी कैपिटल 1 लाख है, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपया। अगर 10,000 रुपया ए रख लेता है तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए पार्टनरशिप का जब जन्म ही होता है एग्रीमेंट के माध्यम से, पार्टनरशिप को बनाया ही जाता है एग्रीमेंट। जब 2 व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो समझौता होना जरूरी है। भविष्य में लाभ या हानि का बंटवारा कैसे होगा, मतलब बिजनेस रिलेटेड हर बात का समझौता हो जाना चाहिए। पहले व्यवसाय को शुरू करने से पहले ही समझौता होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। समझ में आया बात ना। साझेदारी का जन्म समझौता द्वारा होता है, इसको याद रखिएगा। साझेदारी का जन्म समझौता द्वारा होता है। साझेदारों के बीच में समझौता हो, क्योंकि साझेदारी का संबंध अनुबंध से उत्पन्न होता है। यह समझौता जो है लिखित हो सकता है या मौखिक, माने एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ज्यादा बेटर है कि वो रिटर्न एग्रीमेंट हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि वो ओरल हो, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट दोनों होता है, लेकिन बेटर जो होता है वो एग्रीमेंट है, लिखित होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न होने से
कोई भी पार्टनर उससे हट के कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि याद भूल जाता है। इंसान का जो मेमोरी है वो बहुत लिमिट मेमोरी है, छोटा सा भूल सकता है। तो लिखा हुआ रहेगा तो याद पड़ जाएगा कि यहाँ पर कानूनी व्यापार करना है। अब मान लो कि ABC है, तीनों पार्टनर मिलकर व्यापार कर रहा है, अचानक डिसीजन हुआ कि कोई ऐसा स्मगलिंग का व्यापार करे, तो स्मगलिंग जो सरकार के द्वारा वैध नहीं दिया किया गया है। अब इन लोग को मालूम था कि लीगल है, लीगल व्यापार करना चाहिए, कानूनी व्यापार करना चाहिए, तो भाई वो तो कर रहा है कैसा व्यापार, इलीगल। एग्रीमेंट जो है रिटेन होना चाहिए, है ना, ज्यादा बेहतर है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। एग्रीमेंट अगर रिटेन है सबसे अच्छी बात है ना। वैसे कंपलसरी नहीं है रिटेन, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी होता है और ओरल भी होता है ना। लेकिन पार्टनरशिप बेहतर भविष्य के लिए एग्रीमेंट रिटेन हो तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है ना। तो समझौता होता है, मैंने पहले भी कहा कि पार्टनरशिप का जन्म समझौता से होता है, बिना समझौता का साझेदारी व्यापार नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, 9 फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए स्टूडेंट आप लोग। ओके, प्रॉफिट मोटिव, वेरी गुड। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था ना, वो जो मैंने एक लाइन पढ़ा था ना, प्रॉफिट सब उसी से बनता है, कैरेक्टर से, वो डिफिनेशन से ही बन जाएगा कि साझेदारी व्यापार में लाभ, लाभ, प्रॉफिट मोटिव। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ का कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना है। माने बिजनेस का जो उद्देश्य होता है, पार्टनरशिप बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है, इसलिए कोई भी कारोबार जो कि बिजनेस के दृष्टिकोण से किया जाए और लाभ कमाने के लिए ही किया जाना चाहिए, है ना। लाभ कमाना पहला उद्देश्य है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप का जो जन्म हुआ एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ, एग्रीमेंट में लिखा कि लाभ और हानि का बंटवारा ऐसे होगा। तो कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो बिजनेस का अर्थ ही लाभ कमाना, हानि होना सेकेंडरी कंडीशन है। हानि हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन लाभ के उद्देश्य से ही व्यापार करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताना चाहता हूँ उसमें, कि मान लो कि ABC 3 पार्टनर है, इन लोगों ने एक दुकान खोला, है ना, और दुकान से बिजनेस से जो इनकम हुआ उसको कोई धर्मशाला में, धर्मशाला के कार्यों को संचालन करने के लिए दे दिया, तो यह कारोबार जो है वो साझेदारी नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, लाभ उत्पन्न करना, है ना, लाभ कमाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट, है ना, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, गुड, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, division of profit, division of profit amongst amongst themselves, amongst themselves, among themselves। ठीक है, इसका हिंदी लिखिए आप लोग, हिंदी लिखिए, कारोबार के लाभ को आपस में बांटना। इसका हिंदी क्या हुआ, कारोबार के लाभ को आपस में बांटना। तो देखिए, एकाकी व्यापार में मैंने कहा था इससे पहले वाला एकाकी व्यापार जो पढ़ाया था उसमें क्या था, एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार किया जाता है, एकाकी व्यापार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और लाभ जब बिजनेस से जो लाभ होता है वही व्यक्ति पूरा उस लाभ को ले लेता है, क्योंकि व्यापार का मालिक स्वयं वही है ना। तो पूंजी लाभ जितना होता है वो एकाकी व्यापार में स्वयं रख लेते हैं, लेकिन साझेदारी व्यापार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है ना। दोनों व्यक्ति का कैपिटल लगा रहता है ना। अब उसमें शुरू में ही, चूंकि मैंने पहले बताया एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के माध्यम से ही साझेदारी का जन्म हुआ। तो एग्रीमेंट में लिख दिया होगा कि जैसा उन लोग के बीच में समझौता हुआ कि लाभ हानि कैसे बांटा जाए, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट रेशियो, है ना। जैसे A और B दो पार्टनर है, दोनों मिलकर समझौता किया कि लाभ और हानि का बंटवारा 3:2 में होगा। तो भविष्य में जो लाभ होंगे उसका बंटवारा A लेगा 3/5 और B लेगा 2/5, है ना। समझ में आया बात ना। तो इसमें लाभों का बंटवारा होता है, ठीक है। साझेदारी व्यापार में लाभ का बंटवारा होता है पार्टनरों के बीच में, है ना। ठीक है, साझेदारी का उद्देश्य साझेदार से केवल लाभ कमाना ही नहीं बल्कि उस लाभ को आपस में बांटना है ना। और वो लाभ को कैसे बांटेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट में ही जो मेंशन किया हुआ है उसी अनुसार लाभ का बंटवारा होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, साझेदारी व्यापार में लाभ का बंटवारा पार्टनरों के बीच में होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट लिखिए आप लोग। नेक्स्ट में लिखिए, एवरी पार्टनर इज द एजेंट एंड ऑनर ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर, एवरी पार्टनर, एवरी पार्टनर is the agent, is the agent, and every partner is the agent and an owner of the firm, owner of the firm। इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स। प्रत्येक साझेदार का अपनी फर्म का एजेंट एवं स्वामी दोनों होना है। प्रत्येक पार्टनर जो है फर्म का एक एजेंट भी है और स्वामी भी है, मालिक भी है। तो वास्तव में साझेदारी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक साझेदार द्वारा अपनी फर्म का एजेंट एवं स्वामी दोनों होता है। वो अपने कार्यों के द्वारा फर्म को बंद कर सकता है। किसी भी साझेदार के द्वारा किया गया कार्य फर्म के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या पढ़ा, मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी साझेदार के द्वारा किया गया कार्य फर्म के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। इसलिए प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है तथा उसका स्वामी भी होता है ना। समझ में आ गया बात? प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और मालिक भी होता है, दोनों ही होता है, अलग अलग नहीं केवल एजेंट होता है, एजेंट भी होता है और मालिक भी होता है। मैंने बताया इसके बारे में। वह अपने कार्यों के द्वारा फर्म को बंद कर सकता है। किसी भी साझेदार के द्वारा किया गया कार्य फर्म के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। अतएव प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है तथा स्वामी भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब सारा काम वही करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब आप लोग इसको इसको ऐसे बांट दीजिए। अब बी में, ए में स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया गया, अब बी में आप लिख दीजिए ऐसे, बी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। बी में लिखिए मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इसको लिखिए पहले आप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका हिंदी हो गया सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी क्या हो गया? सामान्य लक्षण। तो ठीक है, पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बाय ऑल, बाय, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बाय ऑल, any of them acting for all, acting for all, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका हिंदी लिखिए पॉइंट, कारोबार का संचालन सबके द्वारा अथवा उनकी सहमति से किसी एक व्यक्ति द्वारा होना। फिर से मैं हिंदी में बोल देता हूँ पॉइंट को, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वो लोग बोले सर खाली इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट को हिंदी में बता दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में भी इसको बताने का। तो कारोबार का संचालन सबके द्वारा अथवा उसकी सहमति से किसी एक व्यक्ति द्वारा होना। देखिए, साझेदारी के लिए आवश्यक नहीं कारोबार का संचालन किसी सभी साझेदार सक्रिय भाग ले सके, बल्कि यह आवश्यक है कारोबार सभी साझेदार की ओर से चलाया जाए। अतः साझेदारी कारोबार का संचालन सबके द्वारा अथवा उनकी सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बोल देता हूं, समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे मैंने पढ़ा जो।
साझेदारी के लिए आवश्यक नहीं कि इस कारोबार का संचालन सभी साझेदार सक्रिय भाग ले, बल्कि यह आवश्यक है कि कारोबार सभी साझेदारों की ओर से चलाया जाए, सभी साझेदारों की ओर से चलाया जाए। अतः साझेदारी कारोबार का संचालन सबके द्वारा अथवा उसकी सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि इसमें क्या है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर है, तो कोई जरूरी नहीं कि चारों पार्टनर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, है ना। उनकी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी उस बिजनेस को चला सकता है ना। ए बी सी डी में चारों पार्टनर ने तीनों पार्टनर ने मिलकर ए को जिम्मेवारी दिया कि भाई बिजनेस को आप सफल संचालन कीजिए, तो वो ए उसको बिजनेस को संचालन कर सकता है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसका हिंदी लिख लीजिए, असीमित दायित्व। असीमित, अनलिमिटेड का हिंदी क्या होता है? असीमित दायित्व। साझेदारी व्यापार में दायित्व जो होता है असीमित होता है ना। साझेदारी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि फर्म के ऋण के भुगतान के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व सम्मिलित या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है ना। देखिए इसमें समझ जाइए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो यह कंसेप्ट है कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। ए बी सी डी मान लीजिए 4 पार्टनर था, बिजनेस का डिसोल्यूशन हो गया, है ना, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो ए के पास अगर बिजनेस लायबिलिटीज को भुगतान करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है बिजनेस में, तो वह अपने प्राइवेट एस्टेट को बेचकर, अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी उस लायबिलिटी को भुगतान करना होगा, है ना। साझेदारी व्यापार में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, क्योंकि अगर साझेदार के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा लायबिलिटी को भुगतान करने के लिए, तो अपने प्राइवेट एस्टेट को बेचकर, अपनी निजी संपत्ति को बेच करके भी उस लायबिलिटी को भुगतान करेगा। इसलिए साझेदारी व्यापार का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, है ना, नो सेपरेट एक्सटेंस। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, EXISTANCE, एक्सिस्टेंस। इसका हिंदी क्या है? स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ए की जगह पर ई आएगा, है एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस है ना, एक्सिस्टेंस लिखिए। पृथक आश्रितत्व नहीं, इसका हिंदी हो गया पृथक आश्रितत्व नहीं, है ना, नहीं है। यानी वैधानिक दृष्टि से साझेदार और फर्म, है ना, वैधानिक दृष्टि से साझेदार और फर्म दोनों एक दूसरे से अलग ना होकर एक ही है। वैधानिक दृष्टि से पार्टनर और फर्म जो है वो अलग अलग नहीं, एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट, चौथा पॉइंट लिखिए, सर्टेन नेम ऑफ द फर्म। सर्टेन नेम ऑफ द फर्म, सर्टेन नेम ऑफ द फर्म, इसका हिंदी क्या हुआ? फर्म का निश्चित नाम। फर्म का निश्चित नाम। साझेदार जिस नाम से कारोबार करते हैं वह फर्म का नाम कहलाता है। साझेदार जिस नाम से कारोबार करते हैं वह फर्म का नाम कहलाता है। फर्म का साझेदारी व्यापार में फर्म का एक निश्चित नाम होना जरूरी है ना। फर्म का एक साझेदारी व्यापार में फर्म का नाम होना जरूरी है ना, जिससे लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइव पॉइंट 5 में लिखिएगा, गुड फेथ। मोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ, देखिए ये पॉइंट जो है एटमोस्ट गुड फेथ को लिखिए। इसका हिंदी हुआ सदविश्वास। सदविश्वास का होना जरूरी है। देखिए साझेदारी का मूल आधार है साझेदारों के मध्य तथा सदविश्वास का होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में विश्वास का होना चाहिए। चूंकि 4 पार्टनर है, एग्रीमेंट हुआ कि सब लोग मिलकर व्यापार करेंगे, सभी का पूंजी लगा हुआ है, यानी ए को बी पर व्यक्त करना हो, बी पर विश्वास करना हो, बी को सी पर, सी को, यानी हर पार्टनर एक दूसरे पर
एक दूसरे पर विश्वास करे, है ना, उनके द्वारा किए गए कार्य को सही माने, है ना। प्रत्येक साझेदार को एक दूसरे के प्रति पूर्ण न्याय प्रयाण एवं निष्ठावान होना चाहिए तथा अपने कार्यों के विषय में दूसरे साझेदारों को पूर्ण सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ है समझौता से, तो समझौता सब लोग मिलजुल के काम करना, है ना, मिलकर, चूंकि ए बी सी डी चार पार्टनर है, चारों का मान लो पूंजी लगा हुआ है, तो चारों को, ए जो काम करता है वो अपने बी सी डी को जानकारी दे, बी जो काम करता है वो ए सी डी को जानकारी दे, सी जो कार्य करता हो वो ए बी डी को जानकारी दे, और डी जो काम करता है वो ए बी सी को जानकारी दे, है ना। और एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए कि नहीं, ए बी जो है वो सही काम कर रहा है, क्योंकि हर पार्टनर का पूंजी लगा रहता है, हर पार्टनर, है ना, व्यापार का एक तरह से एजेंट भी और मालिक भी है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी साझेदारी व्यापार चलेगा। अगर मान लीजिए बी काम करता है और ए को विश्वास नहीं, तो साझेदारी व्यापार नहीं चलेगा। इसलिए ए को चाहिए कि बी के द्वारा किए गए कार्य और सी के द्वारा किए गए कार्य और डी के द्वारा किए गए कार्य पर पूरा विश्वास रखे, है ना, गुड फेथ पर है, मतलब साझेदारी व्यापार गुड फेथ पर टिका हुआ है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है ना, आप व्यापार को सफल संचालन के लिए आप ही मालिक है, तो एक दूसरे पर ऐसा सोच रखना चाहिए, गुड फेथ रखना चाहिए, तभी ताकि साझेदारी व्यापार सफल हो सके, है ना। तो साझेदारी व्यापार गुड फेथ पर टिका हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इंडिविजुअल एज ए पार्टनर। इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी हो गया व्यक्ति ही साझेदार, व्यक्ति ही साझेदार। साझेदारी की विशेषता यह है, इसमें व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है, फर्म अथवा कोई अन्य समामेलित संस्था साझेदार नहीं हो सकती है ना। इसमें मैंने कहा व्यक्ति, साझेदारी की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति ही साझेदार हो सकते हैं, फर्म अथवा कोई अन्य समामेलित संस्था साझेदार नहीं हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 7 नंबर लिखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि साझेदारी व्यापार सद्विश्वास पर आधारित है, इसमें किसी भी साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपने हित को हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध है। एक साझेदार किसी अन्य व्यक्ति को अपने हित का हस्तांतरण अन्य सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से ही कर सकता है। माने इन अपने हित का जो ट्रांसफर करना है तो दूसरे पार्टनर को का सहमति लेना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का हिंदी हुआ हित हस्तांतरण, है ना। कोई भी चीज को करना है तो उसको अपने सभी साझेदारों से, अपने पार्टनर से सहमति लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में लिख दीजिए 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर में लिखिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। साझेदारी व्यापार व्यवसाय साझेदारों की इच्छा पर निर्भर होता है। साझेदारी व्यवसाय जो है वो साझेदारों की इच्छा पर निर्भर होता है ना। कानून की नजर में साझेदारी तभी समाप्त हो जाती है जब कोई साझेदार साझेदारी से अलग हो जाता है, या जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है या दिवालिया हो जाता है। यानी फर्म का डिसोल्यूशन कब होता है, जब कोई पार्टनर का वॉलंटरी डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है ना। किंतु इसके बावजूद सभी साझेदार व्यवसाय को जीवित रखता है। यदि बाकी बचे साझेदार अलग हुए साझेदारों के दावों का भुगतान कर व्यवसाय को चलाते रहने का निर्णय लेते हैं। अतएव साझेदारी एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका जीवन साझेदारों की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। समझ में आ गया बात? इस पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो इच्छा पर स्वैच्छिक संगठन है। पार्टनरशिप जो है वो एक स्वैच्छिक संगठन है। जनरली साझेदार, जैसे मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर है, अब ए का डेथ हो गया
तो बाकी पार्टनर जो है वो बी सी डी वो व्यापार को चलाते हैं, है ना। और बाकी पार्टनर जो है, रिमेनिंग जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, वो ए का जो भी ड्यूज अमाउंट उसको पेमेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है ना, ए का डिजोल्यूशन से बिजनेस को, ए का डेथ होने से या ए का रिटायर होने से या ए का इंसॉल्वेंट होने से बिजनेस को क्लोज कर दिया जाए। बाकी व्यापार, बाकी साझेदार जो है उस व्यापार को अपने स्वेच्छा से चलाते हैं, है ना। जब स्वेच्छा, इसलिए साझेदारी व्यापार एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने कहा, ए बी सी डी 4 पार्टनर है। किसी भी साझेदार का मृत्यु होने से, किसी भी साझेदार के डेथ होने से, किसी भी साझेदार के इंसॉल्वेंट होने से, है ना, साझेदारी व्यापार का डिजोल्यूशन हो जाता है। जैसे मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर, ए रिटायर कर गया, इसका ये मतलब नहीं कि व्यापार को डिसॉल्व कर दिया जाए। बाकी बचे हुए साझेदार अपने स्वेच्छा से उस व्यापार को चलाते हैं, है ना। ठीक है। किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, तो बाकी जो पार्टनर है बचे हुए हैं, ठीक है ना, उस व्यापार, वो व्यक्ति, वो लोग, बाकी बचे हुए साझेदार उस व्यापार को चलाते हैं। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीज है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर, ए पार्टनर ए का डेथ हो गया है, ए रिटायर कर गया बिजनेस से, तो ये बी, बाकी जो बचे हुए साझेदार वो बिजनेस को चलाएंगे, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, फिर इसको फिर से रिकंस्टिट्यूशन करेंगे और नया एग्रीमेंट तैयार होगा, प्रॉफिट से रेशियो में परिवर्तन होगा। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि एंड ऑफ द पार्टनरशिप एक्टिविटी, व्यवसाय का अंत हो जाना। दोनों में अंतर है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सभी पॉइंट। तो मैं आपको यही आज, स्टूडेंट्स आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए, और जो दिक्कत होगा उसको नेक्स्ट क्लास में फिर समझाएंगे। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा अपना वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये आज का लेक्चर है, लेक्चर 4 है ना। तो जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसको लिख दीजिएगा, मैं दोबारा उस पॉइंट को समझाने का बेटर तरीके से कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे को होगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।